गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है और ये एक सीरीज है। सीरीज क्या है? रिमूव योर इंग्लिश फोबिया। इंग्लिश फोबिया, अब ये क्या होता है? देखो, फोबिया मीन्स होता है फियर, और इंग्लिश तो सब्जेक्ट है ही। जिनको इंग्लिश से डर लगता है, ये खासकर उनके लिए वीडियो है। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए है। तो इस नाम से ये आपका समझ लीजिए सेशन चलने वाला है, रिमूव योर इंग्लिश फोबिया, और ये क्लास नंबर 1 है। और इसमें हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बेसिक्स। वैसे वेलकम है आपको हमारे चैनल ज्वाइन विद रवि पर। और ये जो है समय समय पर नई नई सीरीज लाता है। तो आज सीरीज है रिमूव योर इंग्लिश फोबिया, क्लास नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहला जो बेसिक्स होता है वो है आपका अल्फ़ाबेट। अब यहाँ देखिए, अल्फ़ाबेट को बोलते हैं वर्णमाला। वैसे इसको हिंदी में समझा जाए तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और माला मीन्स होता है समूह। तो अक्षरों का समूह। जैसे अब हिंदी वर्णमाला में 49 अक्षर हैं, वैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखा जाए तो 26 लेटर हैं। अब इन 26 लेटर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक वॉवेल्स और दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट्स। जहाँ पर वॉवेल्स तो 5 हैं, वॉवेल्स को स्वर बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन होता है। 5 वॉवेल्स में कौन कौन आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखिए बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई वर्ड जिनको इस वॉवेल साउंड से बोला जाए, इन वॉवेल साउंड में बोला जाए, उसके पहले एन लगता है। जैसे लोग गलत करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ UTENSILS। अब यहाँ पर ए लगाना है या एन लगाना है, तो जनरली बच्चे क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं, और ये बहुत बढ़िया तरीके से गलत हो जाता है। एन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ए होगा, क्योंकि बचपन में वो पढ़े हैं, अगर AEIOU से शुरू हो तो एन लगा दो। नहीं, अगर AEIOU के साउंड में बोला जाए, यानी कि स्वर साउंड में, आ से आह तक के साउंड में, री को छोड़कर आह तक के साउंड में बोला जाए, तब वहाँ पर एन लगता है। जबकि इसको बोला जाता है यूटेंसिल्स। देखिए, इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं यूटेंसिल्स, चूँकि ये या से शुरू हो रहा है। कुछ लोग इसको अटेंसिल्स बोलते हैं। अगर आप अटेंसिल्स बोल रहे हैं तो अटेंसिल्स के बेसिस पर तो भाई एन ही लगना चाहिए, लेकिन ये इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और ये करेक्ट है। तो अगर इस मेथड से करेक्ट तरीके से देखा जाए तो ए आएगा। अगर इसके तरीके से देख रहे हो तो क्या आ जाएगा? इसी तरह एक बढ़िया एग्जांपल, कुछ लोग कहते हैं हावर कहते हैं, है ना? और ये हावर नहीं होता है, ये आवर होता है, ये आवर होता है। अब इसलिए चूँकि यहाँ पर एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, और ये साउंड बोलते समय साउंड किसका दे रहा है? वॉवेल साउंड दे रहा है, आ का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। तो ये आगे चलकर बहुत काम की चीज़ है, इसको बढ़िया डिटेल से बताएंगे, ए एन और दा का यूज, है ना? क्योंकि लोग हावर बोलते हैं, हावर तो गलत हो जाएगा ना, आवर होता है सही। अच्छा, अब कॉन्सोनेंट्स क्या है? तो कॉन्सोनेंट्स में 21, AEIOU को हटा दो, बाकी जो बचा वही तो व्यंजन है। BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ। अब यहाँ पर देखिए एक बढ़िया कमाल का सेंटेंस। अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करनी है, खासकर इंग्लिश में, जैसे आप खोजते हैं ना शुरुआत में, हाँ ए कहाँ है, जेड कहाँ है, तो इसके लिए ये सेंटेंस है आपका। आप ये सेंटेंस की प्रैक्टिस 25-30 बार कर लीजिए, आराम से सारे लेटर की पहचान हो जाएगी कहाँ पर कौन सा है। और ये सेंटेंस है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब यहाँ पर देखिए, आ एक लेटर ये है आपका ए, ठीक, और क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये ऐसा सेंटेंस है, इसमें 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स का मतलब ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स इसमें इंक्लूड हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट 26 लेटर जो कंटेन करते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं पैनग्राम कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? पैनग्राम कहा जाता है। आप देख सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया, डी कहाँ पर है? देखिए ये डी हो गया, ई यहाँ पर है, ई हो गया आपका, है ना? ये देखिए ई यहाँ भी है, ठीक है, ई हो गया, एफ कहाँ पर? एफ
और जी, ये जी हो गया। एच कहाँ गया भाई, एच ये हो गया। आई, ये आई हो गया। जे हो गया। और के कहाँ गया आपका, के ये हो गया। और एल कहाँ गया आपका, एल एल। इसके बाद में एम हो गया, एन हो गया। और ओ हो गया आपका, है ना। ओ यहाँ पर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ओ। इसके बाद में पी, तो देखिए पी हो गया। ओ पी क्यू हो गया। आर ये हो गया, आर एस हो गया। और टी आपका कहाँ गया, ये टी। इसके बाद में यू, यू ये हो गया आपका, है ना, यहाँ पर भी है। और वी, वी फॉर वैन, वी हो गया, है ना। डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया आपका। और एक्स कहाँ गया आपका, ये है एक्स। और वाई, और लास्ट में जेड। देखिए पूरे 26 लेटर हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं पैनग्राम कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को याद कर लीजिए। क्या है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसको 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो देखिए ये पैनग्राम है आपका, ठीक। अब एक और वर्ड की बात करें तो एजुकेशन। तो एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वॉवेल्स यानी कि 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू इंक्लूड होता है ना। जैसे देखिए ए ये है, फिर इसके बाद में ई ये है, आई ये है, ओ ये है और यू। तो एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 के 5 वॉवेल जो कंटेन करके रखता है। तो ये 2 बहुत काम की चीज़ है। आप पूछ भी सकते हैं ऐसा कोई सेंटेंस बताओ जिसमें पूरा 26 अक्षर ए से लेकर जेड तक हो। तो सेंटेंस है आ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। और ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें 5 वॉवेल ए ई आई ओ यू हो, तो वो क्या है आपका, एजुकेशन है। अब इसके बाद में देखिए बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन यहाँ बेसिक में एडवांस भी चीज़ें आ गई है। इसको हल्की मत लेना, क्योंकि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये कहावत मत भूलिए भाई, बहुत काम की चीज़ है। देखिए जैसे अब यहाँ पर 26 लेटर को लिखने का 2 तरीका है। एक तो कैपिटल लेटर होता है और एक होता है स्मॉल लेटर होता है ना। और एक हिंदी वाला होता है और एक होता है गणित वाला होता है ना। एक हिंदी, अंग्रेजी और मैथ वाला भी होता है ना। अब क्या होता है, ये हर जगह लेवल से काम करता है। ये काम आता है रीजनिंग में। जैसे देखिए पहले नंबर पर ए होता है, कैपिटल फॉर्म, स्मॉल फॉर्म, और ये हिंदी में ए ऐसे, ये इसका साउंड हो गया। ये बी कैपिटल फॉर्म, स्मॉल फॉर्म, और बी बा पर बड़ी की मात्रा। अब बताओ बी के पहले आप ऐसे मान लो, बी एक वर्ड है, मान लो है नहीं, है ना, नहीं दिल पर ले लो, बी एक वर्ड है। अब बताइए बी के पहले ए लगाओगी कि एन लगाओगी। तो यहाँ देखिए बा से शुरू है, बा क्या व्यंजन है इसलिए ए लगेगा। तो ये आगे हेल्प आपको करेगा। ये सी तीसरे नंबर पर आता है, सी कैपिटल सी, स्मॉल सी, और ये सा पर बड़ी की मात्रा। इसके बाद में डी, और 5वें नंबर पर ई, 6ठे नंबर पर एफ। अब देखो ई में कलाकारी होती है। ई ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। स्मॉल में एफ ऐसे भी रहता है और एफ चारों लाइन में भी रहता है। एफ हो गया 6 नंबर पर। इसके बाद में 7 पर होता है जी, 8 पर होता है एच, 9 पर होता है आई, और 10 पर होता है जे, 11 पर होता है के, 12 पर होता है एल, और 13 पर होता है एम, और 14 पर होता है एन, 15 पर होता है ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू, और 18 पर आर, 19 पर एस, और 20 पर टी, और जो है 21 पर यू, और जो है 22 पर वी, 23 पर डब्ल्यू, 24 पर एक्स, 25 पर वाई, 26 पर जेड। अब देखिए लोग कहते हैं ना कोई चीज़ पढ़ो थोड़ा हंसी मजाक के साथ पढ़ो तो मज़ा आता है। चलो अब मज़ा लेते हैं थोड़ा सा, पहले अपने ही नाम का मज़ा लेते हैं, अपना मज़ा लेते हैं। जैसे मेरा नाम रवि है ना। तो रवि को अगर मुझे इंग्लिश में लिखना है तो RAVI ऐसे लिखूँगा, है ना। अगर हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखूँगा, रा और वा पर छोटी का मात्रा, ठीक है। अब मान लो थोड़ा सा मज़ा लेना है, मैथ में लिख कर दिखाओ, गणित में लिख कर दिखाओ। तो आर का क्या है, अब जैसे देखो इन सबको मिलाकर बना है RAVI, चारों अक्षर का ग्रुप बना, तो ये इंग्लिश का एक वर्ड बना। इसी तरह हिंदी में रा है, वा पर छोटी की मात्रा, 3 अक्षर का ग्रुप बना, तब रवि हिंदी में बना। अब इसी तरह मैथ में भी तो ग्रुप होगा। तो आर 18वें नंबर पर है, तो ये 18 ये हो गया, और प्लस ए का हो गया 1, और भी का हो गया 22,
ये 22 हो गया, और आई का होता है 9। अब इसको जोड़ लो तो यहाँ 18 और 22 40 हो गया, और 40 और 9 49 और 1 50, सही है ना। 18 1 19 और 19 9 38 2 अरे 18 1 19 और 19 9 28 होगा, सॉरी भाई, 19 9 28 2 30 30 2 50, यानी कि मैथ में आप नाम क्या बताओगे 50, तो कह दो आई एम 50। क्लियर। इस तरीके से, या जो एक तरीका और है, एक तरीका क्या है वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा, जैसे 181 और 229, जैसे आजकल आई लव यू वाला क्या चल गया है, आई लव यू, ये खतरनाक कीड़ा है। अब इसमें क्या बोला जाता है, मैथ में जब बोलना है तो आई जो है इसको क्या बोलते हैं 143 बोलते हैं। 143 क्यों बोलते हैं, सोचो, ये 1 इसमें 4 ही लेटर हैं, ये 4 ही लेटर हैं। अब मान लो तुम्हें इंग्लिश में प्रपोज करना है तो आप क्या बोल दो ADC इस तरह से, तो ए पहले नंबर पर, डी चौथे नंबर पर और सी तीसरे नंबर पर। आप मज़ा ले लो, अगला सोचता रहेगा, बाद में एक एक दिन में एक एक मतलब बताओ, कह दो ADC, तुम भी बोलो ADC, लो हो गया। तो ये है आपका ये आगे बहुत काम देगा, रीजनिंग में ये मिलता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे बच्चे को शुरुआत में मज़ा आना चाहिए, तो मज़ा आने के लिए भाई रखे हैं, देखो छोटा आ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, बड़ा को क्या बोलते हैं, ए, और डबल ए दोनों भी बोलते हैं, है ना। अब ये बहुरूपिया होता है, कहीं ए होता है कहीं डबल ए होता है, क्या किया जाए भाई, ये अंग्रेज़ों ने इसका कोई रूल नहीं बनाया, कोई फिक्स नहीं किया। अच्छा ये मात्रा होता है, याद रखना, छोटी आई होता है मात्रा ऐसी होती है, बड़ी ई आई और डबल ई दोनों होता है, छोटा ऊ यू होता है, पूंछ आगे खींच लो, बड़ा ऊ में पीछे खींच लो, यू और डबल होता है, री का होता है आर आई, मात्रा ऐसे ऋषि को कटोरा दे दो, है ना। ए में एक हाथ ऊपर कर लो, और ए की इंग्लिश होती है ई, ए का क्या होता है दोनों हाथ ऊपर कर लो, और ए आई ओ में खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो एक, तो ओ हो गया, ओ का होगा ए यू, इस तरह से मात्रा होगा, अंक का ए एन, आहा का ए एच। चलो इसको एक फास्ट मोड में इसको कंप्लीट करते हैं। का को के ए, खा का के एच ए होता है, गा का जी ए, घा का जी एच ए, अंगा का ज़बरदस्ती बना दो कोई बात नहीं, है ना, एन जी ए या एन ए कई सारा बन सकता है, इसलिए कुछ लिखा ही नहीं गया यहाँ पर। चा का क्या होगा सी एच ए, छा का सी डबल एच ए, जा का जे ए, झा का होता है जे एच ए, इया का होता है एन ए, टा का क्या होगा टी ए, ठा का टी एच ए, डा का डी ए, ढा का डी एच ए, और डा का एन ए, और ता का टी ए, था का टी एच ए, दा का डी ए, धा का डी एच ए, और ना का एन ए, पा का पी ए, फा का पी एच ए, बा का बी ए, भा का बी एच ए, और माँ का एम ए। इसके बाद में या की इंग्लिश क्या होती है वाई ए, रा का आर ए, ला का हो जाएगा एल ए, वा का 2 होता है वी ए और डब्ल्यू ए, और बड़ा सा का एस एच ए, खष्टी सा का एस एच ए, छोटा सा का एस ए, हा का एच ए, छा का के एस एच ए, और एक्स ए, त्रा का होता है टी आर ए, ज्ञा का होता है जी वाई ए, और सरा का होता है एस एच आर ए। अब जैसे कमल लिखना है तो अगर 3 अक्षर वाला शब्द है तो आखिरी में ए मत लिखना, जैसे का हो गया के, माँ का हो गया एम ए, और ला का हो गया एल ए, लेकिन लास्ट में ए नहीं लिखा जाता है ना। इसी तरह सरला, तो देखो सरला में क्या हो रहा है, आर के बाद ए नहीं लिखा जा रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि इसको 2 झटके में बोला गया, एक तो बोला गया सर फिर ला, सर यानी कि रा पर बहुत कम जोर गया है, इसलिए आर के बाद ए नहीं गया, है ना। संतोष, अब देखिए अंक की मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, ए एन होती है, तो सा की इंग्लिश हो गया एस, और सा पर अंक की मात्रा ए एन, और ता की इंग्लिश टी, और ता पर ओ की मात्रा ओ, और खष्टी सा की इंग्लिश एस एच। राम प्रसाद, राम आर ए एम राम, और प्रसाद का क्या हो जाएगा पा, और ये इसको रा पदेन बोलते हैं, तो ये हो गया, इसकी इंग्लिश होती है आर ए, सा की एस ए डी, राम प्रसाद हो गया। देखिए इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एंड यू नो डैट, और आपको ये आप ये जानते हैं, आपको ये पता भी होगा, डैट फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत होती है, लैंग्वेज स्किल्स की ज़रूरत होती है। भाई ये बड़ी काम की चीज़ है, मेन तो काम की चीज़ यहाँ निकली, लैंग्वेज स्किल्स की ज़रूरत होती है। अब लैंग्वेज स्किल्स में ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है LSRW, यानी जब हम पैदा होते हैं ना तभी से ये अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी सबसे पहले हम सुनते हैं, जैसे एक बच्चा ऐसे मुंह खोल कर सुन रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बोलने का प्रयास करता है, जब बोलता है तो पहले पढ़ता है और लास्ट में लिखने वाला काम और लास्ट में सीखता है, जैसे ए से जेड तक याद हो गया, लिख नहीं पा रहा है। तो ये लैंग्वेज स्किल्स का जो नेचुरल आर्डर होता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, अगर आप इसीलिए
देखे होंगे आप लोग, जब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बात होती है तो लोग कहते हैं इंग्लिश वाली मूवी देखो। तो जब आप इंग्लिश वाली मूवी देखेंगे तो आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे तो आप भौकाल में कहीं ना कहीं बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो कहीं लिखा रहेगा तो आप कहेंगे अच्छा ऐसे सुने थे, ऐसे ये थे। तो लोग ये भी कहते हैं सब टाइटल वाली देखो ताकि आप रीड भी कर सको और आवश्यकता आने पर राइट भी कर सको, यानी कि LSRW में चलो। तो L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R मीन्स होता है रीडिंग और W मीन्स होता है राइटिंग। अब यहाँ पर लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग ये ब्रेन इनपुट स्किल्स है ना। जैसे एक इनपुट आउटपुट होता है ना, तो इनपुट स्किल्स में लिसनिंग और रीडिंग, जब आप किसी को सुनेंगे, जब आप कोई चीज़ रीड करेंगे तो आपकी ब्रेन में कुछ जाएगा, इनपुट होगा, है ना। और ब्रेन आउटपुट स्किल्स क्या होगा, जब इनपुट करेंगे तभी तो आउटपुट करेंगे। जैसे मान लो आप हज़ारों गालियाँ आप सुन लिए बचपन में, अलंकार सीख लिए, तो भाई दो चार तो बोलोगे ही ना, दो चार तो सब कोई बोलता है। तो स्पीकिंग यानी कि ब्रेन आउटपुट स्किल्स, जो ब्रेन में इनपुट रहेगा वही तो आउटपुट के रूप में निकलेगा। तो स्पीकिंग और राइटिंग ये ब्रेन आउटपुट स्किल्स है, और ब्रेन इनपुट स्किल्स में कौन है, लिसनिंग और रीडिंग। आइए फिर इनके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर लिसनिंग की बात करते हैं। तो देखिए, लिसनिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी एंड इट्स नेचुरल प्रोसेस। हाँ, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें कहा गया लिसनिंग जो है एक मेंटल एक्टिविटी होती है ना। जैसे किसी का दिमाग ख़राब हो और उसे कह दो तुम सुनो, वो तुमको मार पीट के भाग जाएगा, है ना। तो आदमी तभी सुनेगा किसी की बात जब उसका मूड सही रहेगा। तो ये एक मेंटल एक्टिविटी है, ये मेंटल मोड पर डिपेंड करता है एंड इट्स नेचुरल प्रोसेस। और ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि मान लो कहीं गाना बजाना बज रहा, आप करो नहीं हम तो सुनेंगे नहीं, कैसे नहीं सुनोगे, अपने आप नेचुरल प्रोसेस है वो चीज़ आपके। अगर आप जैसे किसी काम में पूरी तरह से खो गए हो तब बात अलग है ना, अपवाद सब जगह होते हैं, बाकी ये नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक ये मेंटल में जाएगा, जब जाएगा तो आप सुनोगे, ध्यान ना दो, बात अलग है। अब लिसनिंग स्किल्स भी कई प्रकार की होती है। एक होती है इंटेंसिव स्किल्स, एकदम मन लगाकर सुनना, बढ़िया अच्छे तरीके से, है ना। आ लिसनिंग एक्टिविटी विद अ पार्टिकुलर पर्पज और ऑब्जेक्टिव, किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए जो लिसनिंग एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं इंटेंसिव लिसनिंग। जैसे आप ध्यान से मन लगाकर सुन रहे हो, हाँ मास्टर साहब का पढ़ा रहे हैं, का कर रहे हैं, तो ये क्या इंटेंसिव लिसनिंग। अगर लिसनिंग कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो, नहीं तो नहीं। टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इसको आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इस स्किल्स को यूज करते हैं। इसको बढ़िया एग्जांपल बापू से समझते हैं। जैसे जब घर में पापा कोई चीज़ आदेश देते हैं कि तुमको ये करना है और तुमको पता है दोबारा पूछेंगे तो भाई फिर बढ़िया सर्विसिंग करेंगे, तब आप क्या करते हो, इंटेंसिव लिसनिंग का यूज करते हो, मतलब ध्यान से सुनते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। और इसके बाद में इसमें तीसरा क्या है, फुली कंसंट्रेट्स टू रिसीव द टेक्स्ट और मटेरियल बाय द लिसनर, यानी जो बोल रहा होता है उस लिसनर के द्वारा टेक्स्ट मटेरियल को रिसीव करने के लिए हम पूरी तरह से ध्यान लगाए रहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कोच एट द प्लेग्राउंड, जब प्लेग्राउंड में कोच प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन देता है तब प्लेयर्स बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि एक भी इंस्ट्रक्शन अगर नहीं ध्यान दिया तो वो जो भी प्लेयर है उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि टिक नहीं पाएगा वो। और इसके बाद क्लासरूम लिसनिंग एक्टिविटी बाय द लर्नर्स फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, जब एग्जामिनेशन के पर्पज से टीचर कुछ बताते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, तब बच्चे जो हैं वहाँ पर या जो है एग्ज़ाम हॉल में जब टीचर कोई चीज़ बताते हैं तब बच्चे वहाँ पर इंटेंसिव लिसनिंग का यूज करते हैं। तो ये है पहला टाइप है लिसनिंग का, इंटेंसिव लिसनिंग। अब आपको भी कमेंट में बताना है आप कहाँ कहाँ पर इंटेंसिव लिसनिंग स्किल्स का यूज करते हैं। दूसरा लिसनिंग स्किल्स क्या है, एक्सटेंसिव लिसनिंग, है ना, जिसको पैसिव लिसनिंग भी बोलते हैं, विदाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जो है बिना, जैसे कोई टीचर होता है पकाऊ होता है, जैसे हो सकता है मैं भी पकाऊ हो सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर की वीडियो हो गई, अब आप सोच रहे हैं अबे यार ख़त्म करो जल्दी ख़त्म हो। तो अगर आपको समझ में आ रहा तब तो आप लगे हो, थोड़ा सा अगर आप बोरियत फील कर रहे हो तो क्या हो गया, आप विदाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आपका बहुत खास अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव हो टाइम पास हो, जल्दी ये क्लास ख़त्म हो, फुर्सत मिले इनसे महाराज से, है ना। दूसरा क्या, विद द लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो है कंसंट्रेशन के लो लेवल से, मतलब बहुत खास इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है।
है ना। जैसे सिंपल चैट वाइल टॉकिंग, जब बात होती है तो जो नॉर्मल सी बात होती है उसमें लोग बहुत खास ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, हाल चाल होता है लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक नहीं होता है। लिसनिंग इन द डे टू डे कम्युनिकेशन, और डे टू डे कम्युनिकेशन में जो सुनने वाला प्रोसेस होता है उसमें भी एक्सटेंसिव होता है। और रूटीन क्लासरूम लिसनिंग एक्टिविटी, जो क्लासरूम जैसे ऐसे अगर क्लासरूम एक स्पेसिफिक पर्पज से हो रही तब तो आप ध्यान दोगे, बाकी एक नॉर्मली क्लासरूम में हम लोग एक्सटेंसिव यानी कि पैसिव लिसनिंग का यूज करते हैं। इसके बाद में क्रिटिकल लिसनिंग, ये क्या होता है, विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ लिसनिंग मटेरियल्स। देखिए क्रिटिकल लिसनिंग वो होता है जब लिसनिंग मटेरियल्स को आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों तरीके से आप, जैसे LIC बीमा एजेंट जब बैठता है वो समझाता है तो आप सुनते हो तो वहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट को और नेगेटिव एस्पेक्ट को, सारी चीज़ों को आप क्रिटिकल रूप से सुनते हो, तो वो होता है क्रिटिकल लिसनिंग स्किल्स। अब इसके बाद में फोर्थ स्किल है अटेंटिव लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग। ये क्या होता है, विद द प्लेइंग अटेंशन ऑन द वर्ड्स डेट आर बीइंग स्पोकन। जब कोई चीज़ जो कि बोला जा रहा है और उस बोले गए शब्द पर आप वर्ड बाय वर्ड ध्यान देते हो। ये पता है कब आप यूज करते हो, जब कोई इंग्लिश बोलता है तब आप अटेंटिव लिसनिंग का यूज करते हो, एकदम आप ध्यान से सुनते हो हाँ क्या बोल रहा है, नहीं तो किसी वर्ड का हम गलत अर्थ निकाल दें। जैसे मैंने बोल दें व्हाट द हेल यू आर डूइंग लाइक एस, अब आप समझ ही नहीं पाए, आप कुछ और समझ लिए, जबकि यहाँ पर उल्टा। तो अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है, अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तब आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से आप वर्ड बाय वर्ड पर ध्यान दोगे, तो उसे कहते हैं अटेंटिव लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग, आप एक्टिव हो। नेक्स्ट है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, डिरीविंग एस्थेटिक प्लेजर थ्रू कॉमेडियन, म्यूजिशियन, ट्रेनर। अब देखो ये अप्रिसिएटिव लिसनिंग वो होता है जहाँ पर आप सुनकर मन ही मन आप एक तरह से अप्रिसिएट करते हो। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा, बीच में कॉमेडी कर दिया, तो आपका तो गजब का टीचर है यार, झक्कास, ऐसा टीचर बचपन में मिल जाता तो आज हम IPS होते, IPS नहीं IAS होते। मतलब आप ये चीज़ या कई सारी चीज़, जैसे कोई कॉमेडी करता है तो आप सुनते हो, मज़ा आता है, लेकिन इसके साथ में आप एक तरीके से आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, काश मैं भी ऐसा होता, कितना अच्छा है, भगवान करे इसको ये मिले। मतलब आप एक तरह से अप्रिसिएट करते हो, तो इसे कहते हैं अप्रिसिएटिव लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्फेटिक लिसनिंग। अब क्या होता है इम्फेटिक लिसनिंग, क्या होता है, लिसनिंग ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड पर्सन टॉक्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि दुखी आत्मा है, ठीक है, जो कि एकदम परेशान है, उस पर्सन की बातों को जब आप सुन रहे हो तो उसे बोलते हैं इम्फेटिक लिसनिंग बोलते हैं। जैसे साइकियाट्रिस्ट लिसन टू देयर पेशेंट, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, वो जब अपने पेशेंट को सुनते हैं, है ना, तो एक तरह से पेशेंट बेचारा वैसे दुखी आत्मा है, तो ये दुखी आत्मा अपना दुख जो है इनको परमात्मा को बता रहा है, तब ये जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये है आपका लिसनिंग के आपने 6 टाइप देखा। पहला क्या है इंटेंसिव, दूसरा क्या एक्सटेंसिव यानी कि पैसिव, और तीसरा क्या क्रिटिकल, चौथा क्या अटेंटिव लिसनिंग या जो है एक्टिव लिसनिंग, पांचवा एप्रिसिएटिव लिसनिंग, और छठा है आपका इम्फेटिक लिसनिंग। इसके बाद अब आता है आपका स्पीकिंग स्किल्स। देखिए LSRW। अब आपको बताना है कि आपको कहाँ पर कौन सी लिसनिंग स्किल्स का यूज करना है। देखो एक कहावत कही गई है कि आप मज़ा करो, मतलब कोई भी काम करो ना, दबा कर करो, 100% करो, लेकिन अब यहाँ पर लिसनिंग का भी यूज करो, है ना, कहाँ पर किसकी बात को सुनना है और किसकी बात को नहीं सुनना है। जैसे कुछ चिपकू टाइप के दोस्त होते हैं ना, तो वहाँ पर आप क्या करो, एक्सटेंसिव स्किल्स, हाँ वे बोलते रहो, कोई मतलब नहीं, है ना। और जहाँ पर बहुत काम की बात हो रही, भाई लगा दो यहाँ पर कौन सा स्पीकिंग आप लगाओगे, अटेंटिव लगा दो, या जो अगर आपको हाँ अटेंटिव ही लगाना होगा क्योंकि वर्ड बाय वर्ड पर ध्यान देना है, या आप एक्टिव भी लगा सकते हो। चलिए अब स्पीकिंग स्किल्स क्या होता है, अब सुन तो बहुत लिए, अब हम बोलेंगे, है ना, वैसे हम बोल ही रहे हैं, आप चुप हो, अब आप बोलो, पहले पढ़ लो फिर बोलो। देखिए स्पीकिंग स्किल्स, एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखिए इसमें स्पीकिंग स्किल्स वो होती है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, है ना, एक कोई पर्सन है या ग्रुप है ना, कोई पर्सन या ग्रुप वो अपने थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता। भाई कैसे एक्सप्रेस करेगा, या तो संकेत में करेगा, वैसे ज़्यादातर बोल कर ही करते हैं, अगर हाँ बोलने के लिए दांत ही नहीं, या मान लो गूंगा है
हाँ ठीक है, तब क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं, तब वर्बली वो बोलेगा। अच्छा, वर्बली वेदर फेस और बाय डिस्टेंस। वर्बली का मतलब ओरल रूप से, चाहे वो फेस मतलब सामने हो या दूर पर हो, तो वहाँ पर आप स्पीकिंग स्किल्स का यूज कर। दूर पर जैसे आप फ़ोन की हेल्प से, टेलीफोन की हेल्प से, और फेस टू फेस है तो आप डायरेक्ट वैसे, है ना, शुरू कर दे। तो अब यहाँ 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं स्पीच या स्पीकिंग के। 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स होता है इम्फेसिस, जोर देना। दूसरा होता है पिच, है ना। पिच का मतलब जब आप बोल रहे हो तो कहाँ पर हाई पिच में बोलना है और कहाँ पर लो पिच में बोलना है। और तीसरा होता है इंटोनेशन, कहाँ पर चीज़ों को, जैसे हमें बोलना है तुम खाना खा रहे हो, अगर मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ तुम खाना खा रहे हो, तुम सोच रहे हो यार ये पागलो अगल तो नहीं है, तुम खाना खा रहे हो मतलब मैं बैठकर पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा तुम खाना खा रहे हो। लेकिन इसी को अगर मैं टोन चेंज कर दूँ, तुम खाना खा रहे हो तो खा रहे हो, लास्ट में मैंने क्या कर दिया, टोन राइज कर दिया, तुरंत ये किस में बदल गया, क्वेश्चन के फॉर्म में बदल गया। जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, अब ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं मतलब महात्मा गांधी इतने महान थे ना कि सब कोई जानता है, तो ये इंटोनेशन का यूज हो रहा है। अच्छा, स्ट्रेस में इफ़ वी मेक अ साउंड विद मोर एनर्जी, अगर हम साउंड बोलते हैं ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलते हैं, द साउंड विल कम आउट विद फोर्स, तो साउंड भी ज़्यादा फोर्स के साथ आएगी, तो ये चीज़ होता है स्ट्रेस होता है। इसका बढ़िया एग्जांपल, कभी आप लोग घर पर पिटे होगे, मैं तो पिटा हूँ, एक तमाचा मार खाया हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे घर वाले कुछ बताते हैं, आप सुनते हो, आप नॉर्मल से ही बात बता रहे होते हैं, लेकिन ज़रा सा स्ट्रेस तेज हो जाता है, यानी किसी बात को, जैसे उसने कहा, मान लो घर वाले ने कहा जाओ पानी ले आओ एक गिलास, ठीक, पापा आपसे बोले और आपके हाँ जा रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, इम्फेसिस कर दिया, जोर दिया, तुरंत एक तमाचा लग जाता है, तब आप जाते हो प्यार से, जा रहे हैं यही तो बोले, और वहीं कहीं तेज़ बोल दिया जाता है तो घर वाले का एक तो कहते हैं जबान लड़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये स्पीकिंग के 3 चीज़ होते हैं, स्ट्रेस, पिच और इंटोनेशन। यानी कि आप स्पीच करते समय, स्पीकिंग करते समय आपको तीनों चीज़ याद रखना है, कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पर पिच देना है, कहाँ पर इंटोनेशन का यूज करना है। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आप पिटोगे, पक्का तमाचा मार खाओगे। अब इसके बाद में होता है रीडिंग स्किल्स, यानी कि आप सुन लिए, बोल लिए, अब आप पढ़ोगे। अ प्रोसेस डैट निगोशिएट द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स रीडर, एक ऐसा प्रोसेस जो कि टेक्स्ट यानी जो भी लिखा रहता है और उसके और रीडर के बीच एक जो है मीनिंग को निगोशिएट करता है। यानी कि जब किसी टेक्स्ट को रीडर रीड करेगा तो उस समय वो रीडर उस टेक्स्ट को समझने का प्रयास करेगा, समझ में आएगा तब तो कंटिन्यू, नहीं तो बेकार, मतलब बंद कर देगा रीड करना। 2 मोस्ट सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग की 2 स्किल होती हैं, एक तो स्किमिंग होती हैं और एक होती है स्कैनिंग होती है। वैसे नाम से क्लियर हो गया होगा, स्कैनिंग आदमी कहता है स्कैन कर लो, तो वही चीज़ स्कैन करना मतलब मोटा मोटा पॉइंट निकालना पड़कर। और स्किमिंग क्या होता है, देखिए, आ स्टाइल ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर जस्ट टेक अ ग्लांस एट द टेक्स्ट, मतलब रीडिंग का वो स्टाइल जिसमें रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़ता है, एक झलक ऐसे देखता है कि हाँ क्या है। आल्सो कॉल्ड एज कैजुअल और रीडिंग विदाउट अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, इसको जो है कैजुअल रीडिंग कहा जाता है। और इसका बढ़िया एग्जांपल है न्यूज़पेपर को पढ़ना। जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहले तो मैं बचपन में कंफ्यूज रहता था, यार ये 10 पन्ने का न्यूज़पेपर 10 मिनट में कैसे पढ़ेंगे, 10 का कुछ तो 1 मिनट में ख़त्म कर देते थे, पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म, मैं कंफ्यूज, साला ऐसा कैसे होता है। तो ऐसा बाद में समझ में आया, ऐसा स्किमिंग रीडिंग स्किल से होता है। रीडर ओनली टेक अ जनरल आइडिया और ओवरऑल आइडिया फ्रॉम द टेक्स्ट, इस प्रोसेस में रीडर जो है टेक्स्ट से एक जनरल आइडिया, ओवरऑल आइडिया लेता है। रीडिंग न्यूज़पेपर को रीड करना, मैगजीन्स को रीड करना या नॉवेल को रीड करना, क्योंकि नॉवेल भैया इतना लंबा होता है तो कौन पूरा पढ़ेगा, तो आदमी उसको केवल समझने का प्रयास करता है, हाँ मेन क्या है। अब स्कैनिंग क्या होता है, आ स्टाइल ऑफ रीडिंग का वो तरीका इन विच द रीडर लुक्स फॉर पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ लार्ज टेक्स्ट। देखिए, स्कैनिंग में रीडर जो है एक बड़े से, एक लार्ज टेक्स्ट में से एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को खोजता है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड सीरियस और फोकस्ड रीडिंग। देखिए, स्कैनिंग रीडिंग को सीरियस या फोकस्ड रीडिंग कहते हैं, है ना। इसमें स्कैन किया जाता है लेकिन पार्टिकुलर चीज़ों को बढ़िया अच्छे तरीके से स्कैन किया जाता है ना।
रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर गेटिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर को रीड करना। यहाँ पर न्यूज़पेपर को एक बार पढ़ना, ऐसे एक झलक पूरा देख लेना, कुछ काम की चीज़ें मिल जाए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक काम की एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना। रीडिंग द बुक्स फॉर गेटिंग आंसर टू पार्टिकुलर क्वेश्चन, और बुक को रीड करना जिससे एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर प्राप्त किया जा सके। इसके बाद में देखिए टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला है लाउड रीडिंग या ओरल रीडिंग, है ना, विद हायर पिच। अब देखिए लाउड रीडिंग में रीड किया जाता है एक हायर पिच के साथ, जैसे इट प्रोमोट्स रोट लर्निंग, इस तरीके से, मतलब लाउडली इट प्रमोट्स रोट लर्निंग। और ये जो रोट लर्निंग पर फोकस करता है, यानी कि लर्निंग एक तरह से क्रैम अप पर फोकस करता है, मतलब चीज़ों को जो है रटने पर फोकस करता है लाउड रीडिंग, है ना। इसके बाद होता है साइलेंट रीडिंग। प्रोडक्शन ऑफ हाई पिच एंड वॉइस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर हाई पिच का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन वॉइस की रिक्वायर नहीं होती है। हेल्पफुल फॉर फास्ट रीडिंग, और ये अगर आपको फास्ट रीडिंग करना, ऐसे समझो अगर रीडिंग में कंपटीशन हो जाए कि एक पेज पढ़ना, देखते हैं पहले कौन पढ़कर पूरा समझ लेगा, तो बताओ लाउड वाला या जो साइलेंट वाला, तो पहले साइलेंट वाला ही कंप्लीट करेगा, क्योंकि साइलेंट रीडिंग जो है फास्ट रीडिंग के लिए एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिसाइज्ड बाय द मैच्योर रीडर्स। देखिए ये साइलेंट रीडिंग केवल उन्हीं के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है जो कि मैच्योर हों, है ना, मैच्योर रीडर्स के द्वारा प्रैक्टिस इसको किया जाता है, ऐसे फालतू के द्वारा नहीं, जो रीडिंग में महारत हासिल हो। एक्सटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, फॉर अ सेक ऑफ प्लेजर, मतलब मज़ा के लिए पढ़ा जाए। जैसे आप कोई कॉमेडी पढ़ते हो, मज़ा आ गया यार, उसमें पता एक दुल्हन थी, उसके 7 दूल्हे थे, ये क्या बात है, अरे ऐसे मजाक मैंने किया। फॉर सेक ऑफ प्लेजर, यानी कि ये प्लेजर एक खुशी के लिए पढ़ा जाता है। यूजुअली अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव टेक्स्ट ऑफ रीडिंग, ये रीडिंग का जो है एक लॉन्ग और एग्जॉस्टिव टेक्स्ट होता है, यानी कि बहुत पकाऊ होता है एक तरह से, यूजुअली मतलब लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। जैसे नॉवेल रीडिंग हुआ, स्टोरी रीडिंग हुआ। अब देखो नॉवेल, जब तक पूरा नॉवेल ख़त्म नहीं होगा, जब तक पूरी कहानी पढ़ोगे नहीं, तब तक कोई कहानी समझ में आएगी ही नहीं, मज़ा तो आएगा नहीं। जैसे मूवी एक तरह से स्टोरी बेस्ड ही तो होता है। लोग कहते हैं यार जब मैं मूवी मैं भी कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जब मूवी शुरू करता हूँ तो जब तक वो ख़त्म हो नहीं जाती तब तक उसी में दिलो दिमाग लगा रहता है, तो उस मूवी को कंप्लीट ही करना पड़ता है। इंटेंसिव रीडिंग, ये क्या होता है, स्कैनिंग इज़ द पार्ट ऑफ इट। देखिए इंटेंसिव रीडिंग का ही एक पार्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, एक पार्टिकुलर चीज़ को अच्छे से पढ़कर समझा जाता है। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में रीडिंग एक्टिविटी फॉर गेनिंग डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। इंटेंसिव रीडिंग में एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल और स्पेसिफिक नॉलेज को प्राप्त करने की एक्टिविटी होती है। रीडिंग अ टेक्स्ट बुक फ्रॉम गेटिंग एन आंसर, मतलब एक टेक्स्ट बुक को पढ़ना जिससे क्वेश्चन का आंसर पा सको। रीडिंग टू नो अबाउट द फ़ोन नंबर और एड्रेस, मतलब किसी का फ़ोन नंबर या एड्रेस जानने के लिए पढ़ना। ये सब क्या है, इंटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए आपने सुन लिया, बोल लिया, पढ़ भी लिया, अब लिखो, है ना। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लैंग्वेज लर्निंग। एक चीज़ याद रखना, आप लोग सुने होंगे कि लोग कहते क्या सही भी है, कोई चीज़ अगर आप ऐसे ओरली पढ़ लेते हो तो वो चीज़ें माइंड में उतना लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लिख कर पढ़ते हो, खासकर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक माइंड में रहता है। इसलिए तो कहा गया है राइटिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव स्किल में से एक है, और राइटिंग लैंग्वेज को टीच करने के लिए या लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। इसके बाद में क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड राइटिंग। गुड राइटिंग की क्वालिटीज़ क्या हैं, तो क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना, क्लियर रूप से लिखा जाना चाहिए, और कोहेसिवनेस होना चाहिए। कोहेसिवनेस का मतलब एक जो है प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारा होना चाहिए। लॉजिकली होना चाहिए, लूसिडिटी में इन्वॉल्व होता है, जैसे वोकैबलरी, सिंटेक्स, इलस्ट्रेशंस, इन सब पर फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर राइटिंग स्किल्स में इसके टाइप्स होता है, तो पहला टाइप है नोट टेकिंग।
नोट टेकिंग क्या है? नोट टेकिंग है राइटिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन लिसनिंग रीडिंग स्टेजेज। ये देखो, इसमें क्या होता है, जब आप रीडिंग स्टेज पर या लिसनिंग स्टेज पर लिखने की जो प्रैक्टिस होती है उसे कहते हैं नोट टेकिंग। आदमी कहता है नोट टेक कर लो, नोट डाउन कर लो, तो वही चीज़ होता है। जब आप कोई चीज़ रीड करते हैं, रीड करने के बाद टीचर बोलते हैं भैया लिख लो, नोट डाउन कर लो या नोट टेक कर लो। फॉर फ्यूचर यूज, आप इसलिए लिखते हैं ताकि उस चीज़ को फ्यूचर में यूज किया जा सके। और ये पता है नोट टेकिंग वाला अच्छे लोग यूज करते हैं, नेटवर्किंग वाले सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नेटवर्किंग वाले के पास हमेशा पेन डायरी रहती है, कोई भी काम की चीज़ होगी नोट डाउन करेंगे, फ्यूचर में यूज कर लेंगे। नोट मेकिंग अच्छी प्रोसेस है ये। नोट मेकिंग क्या होता है? रिव्यूइंग सिंथेसाइजिंग कनेक्टिंग आइडियाज फ्रॉम द लेक्चर फॉर रीडिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन अ रीडेबल एंड क्रिएटिंग वे। देखिए इसमें नोट मेकिंग, नोट को मेक करना, नोट बनाना जो है ना, रीडिंग के लिए या जो है एक इंफॉर्मेशन को रीडेबल फॉर्म में या क्रिएटिव वे के तरीके से प्रेजेंट करने के लिए नोट को बनाना या नोट्स एक तैयार करना। नोट टेकिंग, नोट मेकिंग आर कॉल्ड स्टडी स्किल्स आर गैदरिंग स्किल्स। देखिए चाहे नोट टेकिंग हो चाहे नोट मेकिंग हो, दोनों में अंतर यही है। यहाँ नोट डाउन किया जाता है एक पार्टिकुलर चीज़ों को वाइल रीडिंग, और यहाँ पर नोट बनाया जाता है बाकायदा। जैसे यहाँ पर आपको नोट्स बनाकर पढ़ाया जा रहा है क्लास 1, ये लंबी क्लास है, हो सकता है आपके लिए बोरिंग भी क्लास हो, है ना। आर कॉल्ड स्टडी स्किल्स आर गैदरिंग स्किल्स। इसको स्टडी स्किल्स या गैदरिंग स्किल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप स्किल्स को, नॉलेज को आप गैदर कर रहे हैं, है ना। स्टेजेज ऑफ टीचिंग राइटिंग, देखिए टीचिंग राइटिंग को टीच कराने का क्या स्टेज होता है। एक तो कंट्रोल्ड राइटिंग होता है, इसमें जो है देखिए टेडर लिखें, कंट्रोल्ड कम्प्लीटली बाई रीडर। ये रीडर के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है, जैसे कॉपिंग करना, डिक्टेशन करना, हैंड राइटिंग करना, स्पेलिंग लिखना, ये सब कंट्रोल्ड राइटिंग होती। दूसरा गाइडेड राइटिंग, इसमें क्या होता है, गाइड किया जाता है, एक पार्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है टीचर के द्वारा और नोट आप बनाओ, राइट करो। एक फ्री राइटिंग होता है। फ्री राइटिंग का मतलब टू राइट ओरिजिनल कंटेंट यूजिंग ऑन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज का यूज करके जो है आप राइट करो। जैसे डिस्क्रिप्टिव, इसका बढ़िया एग्जांपल है नैरेटिव राइटिंग में एस्से। जब आप एस्से लिखते हैं तो अपने हिसाब से कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी का मतलब अपनी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, या आप जब एग्ज़ाम में आंसर करते हैं तब भी आप फ्री राइटिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लर्निंग, इंग्लिश को लर्न करने का स्टेज क्या होता है। पहले आपको समझना होगा साउंड, साउंड के बाद आपको लेटर अच्छे से समझना होगा, इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन करना होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन करना होगा, और जब आप पैराग्राफ यानी कि जब आप एक ऐसे एक बार में 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस लगातार आप 5-10 मिनट अगर आप बोलने लगे तो समझ लो आप इंग्लिश सीख गए। लेकिन इसके लिए आपको समझना है साउंड, इसी में इंक्लूड है आपका LSRW, है ना। LSRW ये रीडिंग स्किल्स हैं, अरे सॉरी लर्निंग स्किल्स हैं। सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसके बाद आपको साउंड पर काम करना होगा कि ए का साउंड क्या होगा, पता है 44 साउंड हैं, लेटर तो 26 हैं लेकिन साउंड 44। फिर लेटर आपको, फिर वर्ड, इसके बाद सेंटेंस और लास्ट में क्या, पैराग्राफ या स्पीच। चूँकि लेटर से वर्ड बनेंगे, जब वर्ड होगा तो आपको डिफरेंट टाइप के मीनिंग तैयार होंगे, और जब मीनिंग तैयार होंगे तो भाई वही मीनिंग की हेल्प से सेंटेंस, और जब सेंटेंस बनने लगेगा तो कई सारे सेंटेंस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका पैराग्राफ बन जाएगा। तो आज की क्लास में केवल इतना, यानी कि पहली क्लास है, थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन जैसा भी होगा आप लोग को बताना है। मैंने बेसिक बताने के साथ में जो इससे भी बेसिक है LSRW पर फोकस किया है, क्योंकि LSRW अगर आप कहीं भी यूज कर देते हैं हर जगह अप्लाई होगा, हर लैंग्वेज पर अप्लाई होगा। हिंदी, उर्दू, फारसी कुछ भी सीखना हो हर जगह LSRW, यानी पहले आप सुनो फिर बोलो, ऐसे नहीं कि पहले बोलो फिर सुनो, पहले सुनो फिर बोलो, उसके बाद में पढ़ो, उसके बाद में राइट। पहला प्रोसेस होता है लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा होता है रीडिंग और चौथा होता है राइटिंग। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइज ये आपका सीरीज है, और सीरीज क्या है, रिमूव योर इंग्लिश फोबिया, अपना इंग्लिश का डर दूर करें। बस आपको हमारे साथ प्रॉपर लास्ट तक वीडियो देखना, इतना काम करना, नोट्स बना देना। मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ
गारंटी मैं दे रहा हूँ 90 दिन के अंदर आप इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा 90 दिन के अंदर। और मैं क्लास 1 यानी कि क्लास केवल 90 क्लास रहेगी भी, अगर आप नहीं बने तब आप बताना, 90 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे। इसके बाद मतलब कंटिन्यू वीडियो के साथ 90 दिन के बाद आप फेस टू फेस मिलेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ मुझे नहीं आई, आएगी ज़रूर आएगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ओके, आज की क्लास में केवल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।